हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड अंशाल पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा 2023 का ये पेपर है। ये 2023 का पेपर है, सेट नंबर 3 है, 822 DX पेपर का कोड है। ये गणित है, कक्षा 10 है। समय आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट मिलता है और ये पूर्णांक आपका 70 अंक का होता है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश हमारा प्रथम प्रश्न पत्र के अनुसार, यानी यूपी बोर्ड अंशाल पेपर 2023 का जो सेट नंबर 1 था, उसी के अनुसार हमारा निर्देश रहेगा कि प्रारंभ के 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। उसके बाद हमारा खंड ब आता है, ये खंड अ था। खंड ब में आपको कुल पहला प्रश्न, जिसमें 2-2 नंबर का होगा, क ख ग घ अंग च रहेगा। दूसरा प्रश्न में भी क ख ग घ अंग च होगा। 6 में से 5 करना होगा, ये 4-4 नंबर का होगा। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा आपका प्रश्न 6-6 नंबर का होता है। आगे इसके आगे अंक दिया रहेगा। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें दिया है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न, इसमें स्टार लगा हुआ है और जिसमें स्टार लगा रहेगा वह हमारा 2025 की परीक्षा में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारे इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 3 -3 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। अगर हम बात करें, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, तो ये हमारा -3 का मतलब एक्स का मान -3 होगा, वाई का मान 5, 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें तो यहाँ का निर्देशांक दिया गया है, ये यहाँ का निर्देशांक है -3 और 5। तो अगर हम बात करें यहाँ वाई अक्ष से दूरी, तो वाई से दूरी, इस बिंदु की इस वाई अक्ष से दूरी ये दूरी है, और ये दूरी माने यक्स का मान, और यक्स का मान आपको यहाँ से मिलेगा -3। तो अगर वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो यक्स का मान होगा, और यक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो वाई का मान हो जाएगा। तो हमारा -3 होगा, -3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया गया है हमारा 2 के बाद 3 नंबर, तो 3 क्या दे रहा है, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 का जब हम खंड करेंगे, 2 से 2 सते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का 3। 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात 2 मिलेगा, और घातों का योगफल पूछा है, तो 4 और 2 दोनों जोड़ लेंगे, तो ये जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 6 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड करना था। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो घात आएगी, जिसका जिसका टोटल घातों को जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 की 4 घात मिली, 3 की 2 घात मिली, तो घात 1 4 मिला, 1 2 मिला, और जोड़ने पर 6 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है 4 नंबर, दिया गया है लस 132 और 288 का 3168 हो, तो मास हमें इसी का ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो हमें मिल क्या जाएगा कि सबसे पहले आएंगे 2 संख्याएं हैं इसमें। एक ए है, जिसका मान हमारा पहला 132 है, दूसरी संख्या बी है जो 288 है, और इसका लस यानी जिसको हम एल कहते हैं, तो लस हमें दे दिया है कितना, 3168 है। 3168 हमें मास यानी एच ज्ञात करना है। हमारा सूत्र होता है ए बी बराबर एच एल, तो हमें एच चाहिए, तो ए बी अपान एल हो जाएगा। ए बी का मान दिया गया है, ये बना ए का मान 132 और गुणे बी का मान 288 हो गया,
और यल का मान 3168 हो गया। अब हम इससे काटेंगे और काट करके इसका आंसर निकालेंगे तो देखेंगे कितना मिलेगा। 11 का 11, 11 दूना 22, यहाँ आएंगे 11 दूना 22, 8 एक 9 हो गया तो 11 अठे 88, 11 अठे 88 हो जाएगा। 11 से हमने ऊपर नीचे काट दिया, ऊपर 12 मिला, नीचे 288, 288 कट गया, हमारा आंसर 12 आया। और 12 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी है और ये हमारा 1 नंबर का आएगा। 5 कराए कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अब अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 में यहाँ का राय हमारा जो समीकरण दिया गया है, समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है। तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर हमें 3 मिलेगा, b बराबर हमें चिन्ह सहित माइनस 12 मिल जाएगा और c बराबर m मिल जाएगा। अब उसने कहा कि जो मूल है वो बराबर है, तो मूल बराबर होने पर विविक्तिकर d बराबर 0 होता है और b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो अगर हम b² निकालेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा और b का मान यहाँ से माइनस 12 का स्क्वायर होगा बराबर 4 गुणे a का मान 3 मिलेगा और अगला c का मान यहाँ से हम m पा जाएंगे। आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है इसको देखते हैं। तो 4 तिहाई 12 m बनेगा और 12 पर हमें 144 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 12 का भाग दे देंगे तो 12 पर हमें 144 हो जाएगा तो m बराबर 12 मिलेगा और m बराबर 12 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 6। तो आइए देखते हैं 6 में क्या दिया गया है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो हमारा है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। इसकी तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर 5 मिलेगा, b बराबर आपको यहाँ से चिन्ह सहित तो -3 मिलेगा और c बराबर यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब उसने कहा मूलों का योगफल, तो हमारा सूत्र होता है मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तो माइनस यहाँ आ जाएंगे और b का मान -3 मिलेगा और a का मान 5 मिल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर 3/5 हो जाएगा। 3/5 हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाला 3/5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 7 में क्या दिया है, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस ay बराबर 35 का कोई हल नहीं है यदि a का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका अद्वितीय हल होता है, और अगर तीनों बराबर होते हैं तो अनंत हल होता है, और पहला दूसरे के बराबर हो तीसरे के बराबर न हो तो उसी को हम कहते हैं कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण है जिसका मान है x प्लस 2y बराबर 70, इसकी तुलना और दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है 2x प्लस ay बराबर है 35। ये सारी पहला वाला हमारा 70 है। अब इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y बराबर c1, इसकी तुलना हम a2x प्लस b2y बराबर c2 से करेंगे। तो a1 का मान यहाँ से 1 मिलेगा तो a1/a2 ये बराबर 1/a2 का मान 2 तो 1/2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान यहाँ से 2 आ जाएगा और b2 का मान यहाँ से मिलेगा a। इसी तरह से हम c1/c2 निकालेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 70/35।
इसको काटेंगे तो 2/1 आएगा, ये 1/2 2/1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अब ये कह रहा कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के लिए A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो यहाँ मान रखेंगे A1/A2 का मान 1/2, ये बराबर B1/B2 का मान यहाँ से 2/A हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो A बराबर 2 दूनी 4 बन जाएगा और A बराबर 4 हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अगला प्रश्न संख्या हमारा 8 क्या दिया है कि कह रहा है कि बिंदुओं A-4 2 तथा B5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना। तो यहाँ कह रहा है तो हमें मान किसका निकालना है, ए का। सारी यहाँ ए है, मिसप्रिंट है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक ए है -4 2 और दूसरा बिंदु हमारा है बी और ये है हमारा 5 और 6। अब मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2 बटे 2 और दूसरा y1 + y2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है a/8, तो a/8 और ये दूसरा मान 4 है, ये बराबर। तो हमारा x1 का मान यहाँ से -4 + 5/2 और दूसरा बन जाएगा 2 + 6/2। तो ये पहला वाला मान पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, 8/2 काटेंगे तो 4 आएगा, क्लियर है। इसमें से इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आगे देखते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हमें a/8 बराबर, पहला मान पहले के बराबर हो गया तो 5 में से 4 कट के 1 आ गया, 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 चौकाट नीचे नीचे काट के तिर्यक गुणा कर देंगे तो a बराबर 4 मिल जाएगा। अब हम देखेंगे a बराबर 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या यानी 8 का ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या दिया गया है कि कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC की समांतर रेखा PQ खींचा गया है। ये हमारा BC है, इसी के समांतर PQ रेखा खींची गई है। यदि PQ/BC P से लेकर Q और B से लेकर C ये दोनों का दिया है। यहाँ अगर हम बात करें तो 1:3 हो तो AP और B PB, A से P और B से P या P से B का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें ये छोटा वाला त्रिभुज, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये और पूरा त्रिभुज समरूप होते हैं। तो छोटे यानी AP बटे पूरा का मतलब AB, ये बराबर होता है। अगला आएंगे AQ बटे पूरा AC और ये बराबर होता है छोटा का PQ और बटे पूरा यानी BC। अब यहाँ ध्यान देना है कि PQ/BC का मान उसने दिया है। PQ/BC का मान 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। आगे हमसे पूछ रहा है AP यहाँ मिलेगा तो AP/AB हो गया, ये बराबर 1/3 हो गया। लेकिन उसने AP तो दिया है, ये PB दे दिया, PB। तो PB निकालने के लिए हमारे पास क्या है, AB है। तो AB का 2 टुकड़ा है, AB के स्थान पर हम AP + PB लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर AP होगा, नीचे AP + PB और ये बराबर हो गया 1/3। तिर्यक गुणा कर दिए, 3AP बराबर AP और प्लस PB बना। एक AP आके घट जाएगा तो 2AP बराबर हमें PB मिल जाएगा। अब हमें मान चाहिए AP/PB का मान, तो हम क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में कर देंगे। तो ये बन जाएगा AP बटे हो जाएगा PB और ये बराबर यहाँ 1 बच जाएगा, ये 2 का गुणा है, भाग हो जाएगा।
तो ये बनेगा 1:2 और 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या, यानी नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं। 10 में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। 11 में स्टार लगा है, ये भी हमारा परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 12 नंबर। तो 12 में क्या दिया है हमारा, कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर ए से लेकर बी तक पूरी दूरी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ए से लेकर सी से यानी पूरी दूरी हमारी ये 6 सेंटीमीटर है। आगे दिया है हमारा बी से लेकर डी तक, बी से लेकर यहाँ हमारा डी होगा तो बी डी हमारा 2 सेंटीमीटर है। और सी डी, सी से लेकर डी तक ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कोण बी ए डी और कोण सी ए डी, सी ए डी, तो एक कोण हमें चाहिए बी ए डी माने ये कोण, और दूसरा कोण हमें सी ए डी यानी ये कोण। इन्हीं दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, भुजाओं का जो अनुपात होता है वही हमारे कोण का भी अनुपात होता है। चूँकि अगर हमारे समरूप त्रिभुज हैं तो वो जो भुजा का अनुपात होगा वही हमारा कोण का भी अनुपात होता है। तो हमारी भुजा क्या है, एक 3 है और दूसरे की भुजा क्या है, 6 है। अगली भुजा हमारी क्या है, छोटे वाले का 2 है और अगले वाले का क्या है, 4 है। काटेंगे तो 1/2 और ये भी काटेंगे तो 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब 1:2 होगा। ये हमारा पहले कोण, इसकी बात की जा रही है तो पहला कोण बी ए डी, तो बी ए डी यानी इसका मान 1 होगा तो इसका मान 2 होगा, अर्थात 1:2 बनेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 1:2 कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर 1:2 न दे करके 2:4 दे दिया है। अगर हम काटेंगे 2/4 को तो ये भी 1:2 आएगा, अर्थात यही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम आएंगे तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा, चूँकि ये भुजा का ये दूना है तो इस कोण का भी ये दूना होगा, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर में स्टार लगा हुआ है तो ये हमारा इस वर्ष की 2025 की परीक्षा में नहीं आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है हमारा कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। पहले हमें ए से देखना है, फिर पी से देखना है। नंबर 1 यहाँ से और नंबर 2 हमें यहाँ से। अगर हम बात करें ए पर, अवनमन कोण जो बनेगा ये कोण बनेगा। ए का जो अवनमन कोण होगा यही कोण आपको निकालना है। पी का अवनमन कोण ये होगा और ये कोण आपको निकालना है। तो हम अगर इस त्रिभुज में बात करें तो ये त्रिभुज में हमारा ये 90 अंश है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 मिला के 180 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो हमारा ये 45 है, पूरा 90 है, तो ये भी हमारा 45 मिल जाएगा। तो पहला आंसर 45 मिला। अब इसमें देखेंगे 2 जगह दिया है कि इनमें से कोई नहीं भी दे दिया। ये हमारा कोण नीचे का 60 अंश है, पूरा कोण हमारा 90 होता है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा। तो दूसरा आंसर हमें 30 अंश मिलेगा। तो 45 30 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आपने इसे लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये भी स्टार लगा हुआ है, तो ये भी हमारी परीक्षा में इस वर्ष नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा 17 नंबर है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा।
माध्य माने समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अगर हम बात करें तो हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। तो पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो हम आ जाएंगे मध्यमान के लिए। इसमें मान लेंगे एक हमारा वर्ग अंतराल हो गया, दूसरा हमारा बारंबारता हो गया, तीसरा मध्यमान हो गया, यानी ये एफ था, ये एक्स था, और अगला हमारा एफ एक्स बन जाता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ले लेंगे और लेने के बाद इसी को हम हल करेंगे। तो आइए इसको यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे वर्ग अंतराल। चलिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है कितना, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर आगे आ जाएंगे तो हमारा 40 से 50 दिया गया है। अब हम आएंगे बारंबारता 4, 5, 6, तो ये मिल जाएगा 4, 5, 6। उसके बाद 4, 1, 4 और 1। अब मध्यमान का मतलब दोनों जोड़कर 2 का भाग, तो 0 + 10/2 यानी 5 आएगा। इसी तरह से 30 का आधा 15 होगा। फिर यहाँ आ जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 10 35 होगा। उसके बाद 45 मिल जाएगा, यानी दोनों जोड़कर 2 2 का भाग देना है। अब गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 बन जाएगा। फिर 5 15 25 75 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 25 छक्का 150 150 होगा। 35 दूना 70 70 70 140 हो जाएगा। 45 सिक्का 45 मिल जाएगा। अब हम पूरे को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स ये बन जाएगा। तो यहाँ मिला हमें 5 5 10 0 हासिल 1, 3 7 3 10 5 15 4 19 20 3 23 3 हासिल 2, 2 और 2 मिला के 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 15 4 19 1 20 मिल जाएगा। अब हमारा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो यहाँ आएंगे सिग्मा एफ एक्स ये बन गया 430/n, हमें मिला 20, काट दिए 2 दूनी 4 2 1 2 2 5 10, यानी हमारा आंसर मिला 21.5 और 21.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको यह उपयोगी है, अच्छा लग रहा है, तो इसे आप लाइक करेंगे। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। अब हमारा जो सूत्र होता है, ये हर वर्ष की परीक्षा में एक प्रश्न इस टाइप से आ रहा है। ये हर वर्ष की परीक्षा में जितना पेपर हमने आपको सॉल्व किया है पीछे, उसमें भी देखेंगे यह किसी एक आध पेपर में नहीं होगा, बाकी सब में एक प्रश्न इससे संबंधित आ रहा है। हमारा सूत्र जो होता है वह है बहुलक। ये होता है हमारा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक कहिए या माध्यिका, -2 गुणे माध्य होता है। यही सूत्र है। तो 3 गुणे माध्यक, तो आंकड़ों से समांतर माध्य ये पहला है, तो माध्य माने दूसरा वाला, और बहुलक दे दिया है। तो बहुलक का मान दूसरा यानी पहला माध्य है, तो ये माध्य हो जाएगा, और हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो हम माध्यक इसे छोड़ देंगे, -2 गुणे माध्य लिखेंगे, और पहला माध्य 28 है तो 28 रख देंगे, और बहुलक हमारा 16 है तो यहाँ 16 रख देंगे। ये गुणा करेंगे तो बनेगा 3 गुणे माध्यक, और माइनस हो जाएगा 2 8 16 2 दूनी 4 1 5, ये आएगा जुड़ जाएगा। तो 3 माध्यक ये बराबर हो जाएगा 16 प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया 56। तो 6 6 12 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 आ गया, 3 का गुणा है भाग हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या बना, माध्यक बराबर 72/3, 3 दूनी 6 3 चौक 12, हमारा ऑप्शन 24 आ गया। अब हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 24 सी सही है, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर के आ रहे हैं,
ये जितने प्रश्न है बहुविकल्पी इनको हल नहीं करना है। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन बिना हल किए आप कैसे जानेंगे, इसलिए आपका ये हल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो आइए देखते हैं 19 में क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही आपका ये बहुलक है, और ये बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो बहुलक वर्ग हमें क्या मिल जाएगा, 3 5, और 3 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 है। ये लास्ट प्रश्न आपका 1 नंबर वाला है। इसके बाद हमारे प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। तो देखते हैं, करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। माध्यिका वर्ग माने जिसमें n/2 आएगा वही माध्यिका वर्ग बनेगा, और n/2 निकालने के लिए आप संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, वर्ग अंतराल, और दूसरा बारंबारता, और तीसरा संचयी बारंबारता, जिसको हम CF कहते हैं, इसको F कहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसी से हमारा CF निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें वर्ग अंतराल की, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हमारा नेक्स्ट है 4, 5, 13, 20, 8। इस पूरे को जोड़ेंगे तो सिग्मा यफ कहिए या इसी को यन कहा जाता है। यन लिखिए चाहे स्मॉल यन लिखिए। तो ये बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यन बराबर, तो 5 4 9 3 12 8 20 2 2 1 3 2 5 50 आ गया। अब ये पहला पद ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। दूसरा जोड़ के लिखेंगे 5 4 9, इसमें जोड़ देंगे तो 22, इसमें जोड़ देंगे तो 8 यानी 42 बन जाएगा। 22 + 20 बराबर 42, 42 + 8 50 आएगा। जोड़ने पर यही आना चाहिए। अब हमें n/2 चाहिए, तो ये 50/2 भाग दे देंगे तो 25 आएगा। अब देखेंगे इसमें CF में किस में 25 मिलेगा, तो 4 में 25 नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 22 में नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। इसी को अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो जो हमारा माध्यिका वर्ग होगा, ये माध्यिका वर्ग ये आएगा, वर्ग इसी को कहा जाता है। तो 30 40 हमारा माध्यिका वर्ग होगा, और 30 40 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, पहले हम बारंबारता को जोड़कर n/2 निकालते हैं, और कम से कम संचयी बारंबारता में जिसमें मिलेगा वही हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है। यहाँ माध्यिका वर्ग हमने पाया क्या, 30 से 40। तो ये हमारा आंसर 30 से 40 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे हमारा। तो क्या दिया गया है, खंड ब आ गया है, और सभी खंड इसमें आपको हल करना है, और इसका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो पहला दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल। आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यानी खंड ब प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 1। लेकिन अब जो आएगा वह आएगा 21, 22, 23 प्रश्न करके, इसलिए आप अब वाले में 21 लिखेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, इसका हम क ले लेंगे। अब क वाले में क्या है, ये कह रहा है कर्ण 3 का परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये माना जाएगा, यानी उल्टा। तो हमें क्या मिलेगा, कर्ण 3 बराबर a/b होगा, जहाँ a b सह अभाज्य पूर्णांक यानी सहभाज्य होंगे, पूर्णांक होगा, तथा
बी यानी नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये भी सहभाज्य है, अर्थात दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है। अब अगला काम हमारा क्या है, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर करनी में 3 बी हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये 3b² बराबर a² हो जाएगा, अर्थात a² बराबर 3b²। अब यहाँ हमें क्या मिला कि चूंकि 3 इसमें कॉमन है, इसका मतलब इसका मान है a² का, a² 3 से कट रहा है क्योंकि b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक होगा वर्ग करेंगे पूर्णांक आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 उसमें कॉमन है, अर्थात यह संख्या 3 से कटेगी। अब वही हम लिखेंगे कि चूंकि a² किसका मान है, a² का। अब यही लिखना है आपको, चूंकि a² 3 से भाज्य है या विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यानी आपको क्या मिला कि हम पा रहे हैं चूंकि a² 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उसका जो वर्गमूल लेते हैं वह भी उसी संख्या से कटता है। तो अब आगे आ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम इस a बराबर कुछ ले लेंगे, इसलिए a बराबर कुछ ले लेंगे और ऐसा लेंगे जो 3 से कटने वाला हो, तो 3 के मान लेंगे। ये हमने माना कि माना a बराबर 3 के, जहाँ के क्या है, जहाँ के एक पूर्णांक है, के हमारा पूर्णांक माना गया है। तो अब आ जाएंगे, इसमें हम 1 बनाएंगे, इस 1 में इसको रखेंगे ए के स्थान पर 3 के, तो ये स्क्वायर है तो 3 के का स्क्वायर बन जाएगा, ये बराबर 3b² है, तो 3 त्रिका 9 के स्क्वायर हो गया बराबर 3b² हो गया। 3 का भाग दे देंगे तो 9 के स्क्वायर बटे 3 बराबर b², अर्थात b² बराबर भाग दे दिए तो हमें मिला b² बराबर क्या मिला, 3 त्रिका 9 3 के स्क्वायर। चूंकि के पूर्णांक है इसमें भी 3 कॉमन हो गया, इसका मतलब b² भी 3 से विभाज्य है। तो आगे हम लिखेंगे कि चूंकि b² 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यानी आपको क्या मिला, यहाँ पर आपने कहा b 3 से कटेगा, यहाँ पर आपने कहा a 3 से कटेगा, लेकिन उसके पहले आपने क्या माना था, आपने कारण माना था कि a b सहभाज्य हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने कहा था ए बी सह अभाज्य हैं, लेकिन ये विभाज्य मिल गए, एक कई संख्या से दोनों कट रहे हैं। इसका मतलब जो हमने माना था इसको परिमेय, वो हमारा उल्टा हो जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे और ये जो हमने पाया इसको हम 3 बना लेंगे। तो आगे यही लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण यानी उल्टा हो गया, हमारा बन जाएगा करनी में 3 एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 6, करनी में 7 अगर कोई संख्या आती है तो उसको आप इसी तरह से हल करेंगे। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ख में क्या दिया गया है, ये कह रहा है हमारा ख नंबर
दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 1 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/3 हो और a प्लस बी का मान करा 0 से बड़ा हो या बराबर हो, इसी तरह 90 से छोटा हो या बराबर हो। यहाँ रहेगा छोटा या बराबर। तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम आएंगे हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले लिखेंगे कि tan a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 1 माने tan 45 का मान होता है, तो यहाँ 45 रख देंगे। तो tan इक्वल है तो a प्लस बी बराबर 45 हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 45, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा ले लेंगे। दूसरा दिया है हमारा tan a माइनस बी बराबर 1/3 है और ये tan 30 का मान होता है, इसलिए यहाँ हम tan 30 रख देंगे। tan से tan हमारा इक्वल है, इसका मतलब a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आएगा, इसको 2 बनाएंगे। इसको आप काटेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये कटता नहीं है, केवल तुलना की जाती है और इसलिए दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। अब समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस बी बराबर हमारा 45 था। अगर हम इसको जोड़ दें तो जोड़ने पर यहाँ आ जाएंगे, जोड़ने पर तो हमें ये प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, ये मिलके 2a आ गया और यहाँ आएंगे तो 5 होगा, 4 3 7 बन जाएगा। a बराबर 2 का भाग तो 75/2, तो 2 तिहाई 2 सते 2 पचे 10 यानी 37.5 डिग्री बन जाएगा। एक मान और निकालना है b का। तो अगर हम बात करें यहाँ b का, तो समीकरण आगे 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी बराबर 45 है तो 45 लिख देंगे। a का मान हमने निकाल लिया 37.5 प्लस b बराबर 45। तो अगर हम कोण b का मान निकालेंगे तो 45 माइनस 37.5 हो जाएगा। तो 0.0 लगाएंगे, 10 में से 5 घटेगा, यहाँ बच गया 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, 3 3 खत्म हो गया। तो कोण बी का मान आपको 7.5। तो कोण ए बराबर आपको वहाँ से मिला 37.5 और कोण बी बराबर आपको मिल गया 7.5 और यही आपका आंसर बन जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि कोण ए तथा कोण बी के मान क्या होंगे। तो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं और ग। तो प्रश्न संख्या 1 का ग, ये भी हमारा प्रश्न संख्या जो हम खंड ब का पहला प्रश्न ले रहे हैं, सब हमारे 2-2 अंक के आएंगे और इस वर्ष की परीक्षा में जो आएगा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का क ख ग घ अंग च ये आएगा। तो कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका घन हो गया, ये हमारा घन बना। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा घन लाएंगे और इसके बगल में सटा देंगे। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से बनाएं तो एक घन हमारा इस तरह से बनेगा, उसके बगल में एक घन और बन जाएगा। इसका मतलब जो लंबाई रहेगी दोनों की जुड़ जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी और बगल में हम रखे हुए हैं, ऊपर नहीं रखे हैं, इसलिए ऊंचाई भी वही रहेगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ हल में पहले जो दिया है घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा क्यूब। तो आयतन माने v बराबर हो गया भुजा क्यूब और ये बराबर दे दिया है, कितना दिया है 64। 64 का मतलब 4 का क्यूब, a क्यूब बराबर 4 का क्यूब बन गया, 4 चौक 16 चौका 64। तो a बराबर निकाल लेंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, ये भी 4 और जो ऊंचाई मिलेगी वह भी हमें 4 ही मिलेगी। तो यहाँ पूरी लंबाई बन गई, तो लंबाई हमें मिल जाएगी 4 + 4 जिसको 8 कहेंगे। चौड़ाई हमें मिल जाएगी ये दूरी और ये दूरी 4 और ऊंचाई वही रहेगी 4। सब आपके सेंटीमीटर बन चुके हैं।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें मिल क्या जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर, तो हमारा सूत्र होता है 2LB + BH + HL। इसी में हम मान रखेंगे तो 2 गुणे L की वैल्यू यहाँ से 8 गुणे B की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस B मीन्स 4 और H की वैल्यू 4 फिर प्लस H की वैल्यू 4 गुणे L की वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यहाँ बना 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और 4 अठे 32। तो ये मिला हमें 2 गुणे 2, 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 3 7 1 8, गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो अगला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर घ। तो पहले का घ यानी खंड ब के पहले का घ है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये चार्ट दिया गया है, इसी से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो ये हमारा बन गया चार्ट और माध्यिका। तो माध्यिका बराबर पहले हम देखेंगे सूत्र क्या होता है। तो हमें मिलता है माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है L1 + n/2 - CF अपान F होता है इंटू H होता है। तो हमें CF चाहिए यानी संचयी बारंबारता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहला चार्ट बनाएंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, दूसरे में हम लिखेंगे बारंबारता और तीसरा होगा हमारा संचयी बारंबारता, जिसको हम CF लिखते हैं, इसको F लिखते हैं। अब हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, 0 से 10, 10 से 20, नेक्स्ट हमारा 20 से 30, 30 से हम 40, अगला 40 से 50 और आगे देखेंगे हमारा लास्ट 50 से 60 दिया गया है। अब आगे आ जाएंगे तो F का मान 7, 12, 18, 15, 10 और 3 मिलेगा। पहला हम लिख लेंगे दोनों जोड़ के, तो 7 2 9 19 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ के 9 8 17 की 7 1 1 2 1 3 बनेगा। फिर जोड़ेंगे 7 5 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 5 1 6 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 65 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, 7 2 9 8 17 3 20 5 25 की 5 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है जो ये मिला है, ये n का मान मिला है। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। तो n/2 निकालेंगे तो ये बनेगा 65/2, 2 का भाग देंगे 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10, 32.5 देखेंगे ऊपर से, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें 32.5 मिलेगा क्योंकि ये 32 से ज़्यादा है। तो इसी को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा F बन जाएगा और ये हमारा निम्न सीमा L1 बनेगी और ये हमारा CF बन जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए था, n/2 तो हमने पहले से निकाल लिया है, ये मिला है। CF चाहिए, CF बराबर 19 मिल गया। यहाँ से आएंगे तो ये हमारा CF है और CF का मान हमें मिला है कितना, 19 मिल गया है। F का मान हमें 18 मिला है, L1 का मान यहाँ से 20 मिल गया है। अब हमारा जो सूत्र होता है माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं, तो ये बराबर L1 का मान 20 रखेंगे प्लस n/2 का मान यहाँ से 32.5 होगा माइनस CF, और CF का मान संचयी बारंबारता के वर्ग के ठीक ऊपर यानी 19 बन जाएगा। ये 19 होगा अपान
में एफ का मान यहाँ से 18 मिल जाएगा। एक मान और चाहिए और वो है इसमें से इसको घटाएंगे, जो अंतर आता है वही एच बनता है। तो 10 में से 0 घटेगा तो 10 आएगा, ये हमारा एच बन जाएगा। तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। तो ये बना 20 प्लस तो 0.5 मिल जाएगा। 12 में से 9, 9 3 12, 2 में से 1, 1 आ गया, गुणे 10 हो गया, नीचे 18 मिला। तो अगर हम दशमलव हटाते हैं, एक 0 लगाएंगे तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। तो हमें मिलेगा 3 छाक 18, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15 हो गया। तो हमें मिला 20 प्लस 45 बटा 6 आ गया। तो 6 सते 42, 20 प्लस 6 सते 42, 3 बचा, 6 में भाग देंगे तो 6 पंजे 30, यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा, 20 में 7.5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 27.5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा माध्यिका, यानी ये जो दिया गया था क्वेश्चन घ, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो माध्यिका का मान मिल गया हमें 27.5 और यही हमारा आंसर बन गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद हमारा अंग, अंग में क्या दिया गया है कि अंग कह रहा है बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष है। चूंकि हम जानते हैं एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो इसलिए जो निर्देशांक बनेगा वहाँ y 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। तो एक बिंदु अगर हम a मान लें, यहाँ हम लिखेंगे हल, हल में हमें a का मान मिला 1, -5, फिर हमने लिखा दूसरा बिंदु b, -4 और 5, फिर अगला हमारा जो x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x का मान तो रहेगा, लेकिन y का मान 0 होगा तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, क्योंकि इसने कहा था x अक्ष और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब यहाँ पर पहले हम m1 m2 का मान निकालेंगे, उसका अनुपात 0 वाले रख करके। तो हमारा y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अगर यहाँ पर अनुपात पूछता तो इसी से आंसर आ जाता, लेकिन उसने निर्देशांक पूछा है तो हमें बाद में x का मान भी ज्ञात करना होगा। तो y का मान यहाँ से आएंगे 0 होगा, m1 m2 पहले हम निकालेंगे। ये जो निर्देशांक दिया गया है ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। तो ये बना m1 y2 का मान 5 प्लस m2 y1 और y1 का मान -5 बटे हमें क्या मिला, m1 प्लस m2 मिल गया। तिर्यक गुणा करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा 5 m1 और ये मिल गया -5 m2 हो गया। ये माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा, 5 m2 बराबर 5 m1 बन जाएगा। m2 का इधर भाग और 5 का इधर भाग, तो 5/5 बराबर होगा m1 अपान m2। अगर हम आगे बात करें, इसको काट देंगे तो 5/5 कट के 1 आ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर कटने पर m1 अपान m2 बराबर 1/1, यानी 1:1 हो गया। अगर अनुपात पूछता तो यही आंसर बन जाता, लेकिन उसने अनुपात न पूछ करके निर्देशांक पूछ लिया है कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, माने यहाँ x का मान भी ज्ञात करना है। तो अब हम आएंगे तो हमारा जो सूत्र होता है x बराबर ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब m1 का मान 1 और m2 का मान भी 1, क्योंकि दोनों 1 हैं, तो 1 गुणे x2 का मान यहाँ से आएंगे तो -4 होगा, प्लस 1 गुणे, क्योंकि m2 का मान भी 1 है,
और x1 का मान 1 मिल जाएगा। यहाँ से x1 का मान मिलेगा बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। तो ये बन गया -4, ये बना +1 और ये बन गया 2। तो 4 में से 1 घट के -3/2 आ गया। तो हमारा निर्देशांक अगर यहाँ रखेंगे तो यक्स का मान मिला है -3/2 और y का मान 0 पहले से दिया गया है। यही हमारा आंसर बन जाएगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक -3/2 0 होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न अगला ले लेते हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या अगला क्या दिया है। करा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी का निर्देशांक 1 4 है। काटे हो। आइए अब हम अगला देखते हैं। तो हमारा ये मिला है तो च में क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और कह रहा है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 हैं। अगर हम बात करें एक वृत्त और यहाँ पर ये केंद्र हो गया। अब यहाँ पर दे दिया है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी, यानी एक जगह ए है और दूसरा हमारा बी है, क्योंकि ए बी हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र माने यहाँ का मान 2 - 3 दिया है तथा बी के निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक दे दिया है हमारा 1 और 4, तो 1 और 4 लिख देंगे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए का निर्देशांक आपको निकालना है। तो हम आ जाएंगे इसका निर्देशांक x1 y1 मानेंगे और ये हमारा x2 y2 होगा और केंद्र चूंकि व्यास के मध्य बिंदु पर होता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम x y मान लेंगे। तो हमारा जो सूत्र मिलेगा, यहाँ आएंगे हल में क्या मिलेगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक से तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा x y ये बराबर होता है x1 + x2/2 और दूसरा y1 + y2/2 होता है। तो x y माने हमें ये निर्देशांक 2 - 3 दिया है, 2 - 3 बराबर x1 का मान हम x1 ही रखेंगे और x2 का मान यहाँ से 1 दिया है बटे 2 होगा। इसी तरह से y1, तो y1 का मान y1 होगा, कामा लगाएंगे और प्लस y2 का मान 4 होगा और बटे हमारा 2 हो जाएगा। तो पहला मान पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर करेंगे और मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ले लेते हैं यहाँ पर कि x1 + 1/2 बराबर 2 होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो x1 + 1 बराबर 2 दूनी 4 बन जाएगा, एक जाके घट जाएगा तो x1 बराबर 4 - 1 अर्थात 3 आ गया, ये x1 आ गया, एक आंसर मिल चुका है। दूसरा इसी तरह से आएंगे तो y1 + 4 ये वाला मान और बटे 2 बराबर ये दिया है -3, तो 3 रख देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो y1 + 4 बराबर 3 दूनी 6 - 6 हो गया, ये 4 जाएगा घट जाएगा तो -6 - 4 मिला के -10 हो जाएगा। तो ए का निर्देशांक हमें मिल चुका है और वह ए का निर्देशांक क्या है, पहला मान x1 और दूसरा मान हमारा y1 था। तो x1 का मान हमने पाया 3, y1 का मान -10 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा च हमारा ये मिल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे, अब हम प्रश्न संख्या 2 खंड ब चल रहा है जिसमें प्रश्न संख्या 2 है और 2 का ये क है। तो 2 का क स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है यह इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा।
तो आगे हम आ जाते हैं ख में भी स्टार लगा है तो ये भी नहीं आएगा, ग में स्टार लगा है तो ये भी इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। यानी ये सब प्रश्न आपके हटा दिए गए हैं, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएंगे। 2023 में तो पूछा गया था, लेकिन 2025 में ये काट दिया है, इसलिए ये स्टार वाले प्रश्न नहीं आएंगे। अब हमारे पास है 2 का घ। तो 2 का घ में क्या है, यदि काश थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस काश थीटा वाले से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमारे पास है काश थीटा बराबर 4/5। तो काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आएंगे तो ये आधार बटे कर्ण होता है। इससे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ हम थीटा लिख देंगे। तो आधार का मान नीचे होगा 4, कर्ण का मान 5। इसको हम ए बी सी, अब हम आगे लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 × 25 माइनस 16, 9 आ गया। और अगर ए बी निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसका मान 3 मिल गया। अब हम ले लेंगे हमारा जो दिया गया था, तो यानी हल करके हल में ही ये सब रहेंगे। तो आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या कि साइन थीटा गुणे काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मिला हमें साइन थीटा, तो थीटा यानी साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, तो ये बन जाएगा हमारा लंब का मान 3 और कर्ण, चूंकि ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, बाकी जो बचेगा आधार होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा, गुणे काश थीटा माने आधार बटा कर्ण, आधार 4 और कर्ण 5 यानी 4/5 होगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, तो 3/4 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 × 12, 5 × 5 25 प्लस हो जाएगा 3 × 3 9, 4 × 4 16। आगे आएंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 16 × 2 32, 3 16 × 16 और 3 19 प्लस 25 9 225 और नीचे गुणा करेंगे तो 16 × 5 80 8, 16 × 2 32 8 40, जोड़ लेंगे 5 2 7, 2 9 2 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 होगा, यानी 417/400 बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्नोत्तर 2 का घ। और ये प्रश्न आपका 4 नंबर में आएगा। यहाँ में स्प्रिंट है तो आप जानते रहेंगे, ये 4 नंबर में पूछता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो 2 का ये हमारा अंग है, जिसमें हमारा वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है और इसमें समांतर माध्य हमारा यानी माध्य 25 है और यफ का मान पूछ रहा है। तो हम वर्ग अंतराल बारंबारता फिर मध्यमान फिर यफ एक्स लिखेंगे। ये हमारा एफ एक्स है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 40 से 50 तक आएंगे। 6 यफ 6, 6 यफ 6, 10 5 ये आपका बन जाएगा। दोनों जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 0 + 10/2 5। इसी तरह से ये हमारा 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, ये आपका दोनों जोड़कर 2 का भाग हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 30, इसका गुणा करेंगे तो अलग लिख दिए, इसका गुणा करके हमने लिख दिया, इसको जोड़ लिए 755 + 15 एफ मिला। अब हमारा सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे n। अब इसका मान यहाँ से दे दिया है 25, तो हम 25 रखेंगे और इसका मान यहाँ से मिल जाएगा 755 + 15 x हो गया 15 एफ बटे इसको जो हमने जोड़ा था 27 + एफ, ये n का मान होगा तो 27 + एफ हो गया। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो
तो ये मिलेगा 25 का गुणा 27 के साथ, 25 का गुणा f के साथ। तो 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगा 17 हो जाएगा। 25 दूना 50, 10 60, 7 67 बन जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस 25 f बनेगा बराबर 755 हो जाएगा और प्लस 15 f बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, ये इधर आएगा माइनस होगा। तो 25 f माइनस इधर से आया तो 15 f बराबर 755 और माइनस चला गया तो 675 बन गया। तो यहाँ 0, 5 में से 5 0, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने घटा दिया तो 0, 2 में से 1 आया और 10 का हम भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा क्या, यानी f बराबर होगा 80/10 और 10 का भाग दे दिए तो 8 आ गया और f का मान यही हमारा 8, यही आंसर बन जाएगा। अगला हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न को हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6(2) का। 6 में क्या दिया है कि कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए और ये आपका 4 नंबर का दिया गया है। तो अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हमारा ये दिया गया है और ये हम देखेंगे तो ये हमारा चार्ट हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो क्या कह रहा है, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे सूत्र बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है हमारा सूत्र क्या, L1 प्लस हमें मिलता है, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम F1 मानेंगे। सबसे ज़्यादा 12 है, इसी को F1, इसके पहले F0 होगा, इसके बाद में F2 होगा। तो सूत्र होता है यहाँ क्या, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H होता है। तो H का मतलब घटाने पर जो आएगा वही H मिलेगा। तो अगर हम बात करें H की तो 20 में से 0 या 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आएगा। ये जो सबसे ज़्यादा बार आया है इसी को हम अंडरलाइन करेंगे तो इसमें हमारा L1 मिल जाएगा और L1 का मान हमें मिलेगा कितना, 60 हो जाएगा। F1 का मान आपने पाया क्या, F1 का मान 12 है और F0 का मान इसके पहले वाला 10 है और F2 का मान इसके बाद का 6 है। और अब हमें टोटल मान रखना है। तो बहुलक यानी मोड बराबर सूत्र था L1 प्लस आगे मिला F1 माइनस F0 अपान हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो गया। तो L1 का मान यहाँ से रखेंगे तो L1 का मान 60, तो यहाँ से 60 मिलेगा प्लस F1 का मान 12 यहाँ से पा जाएंगे माइनस F0 यानी 10 होगा इंटू H का मान 20 मिलेगा और बटे 2 गुणे F1 यानी 12 माइनस F0 यानी 10 और माइनस F2 यानी 6 बन गया। अब इसी को हम हल करेंगे। आइए इसको हल किया जाए तो ये मिलेगा 60 प्लस 12 में से 2 घटा दिए 12 में से 10 घटा दिए तो 2 आया गुणे 20 मिला, यहाँ 2 रहेगा तो 2 गुणे 20 बटे 12 दूनी 24 माइनस 16 हो गया। तो 60 बना प्लस 40 हो गया और नीचे 14 में से 6 8 मिला 1 1 ख़त्म हो गया तो 8 5 40 हो गया। तो 60 प्लस 5 मिला और आंसर हमारा 65 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2 का च। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 के पहले में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। ये हमारा यहाँ स्टार है, इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा तो इसको हम हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इस 3 का अथवा।
क्या कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में मानेंगे कि माना भिन्न x/y है, x/y है। अब इसमें आ जाएंगे तो ये कह रहा है 1/3 हो जाएगा जब अंश में एक जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। तो हमें में क्या मिलेगा, x/y। अंश में कह रहा है एक जोड़ देंगे तो इस भिन्न का मान 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 रख देंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा x और 1 दोनों में होगा। 3x + 3 × 1 = 3 बराबर y। अब एक तरफ लाएंगे तो 3x - y, और ये हमारा चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ये प्लस था या माइनस, ये प्लस था राइट में चला गया, माइनस हो गया। अब आगे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार उसके आगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा का रहा 1/4 हो जाता है जब उसके हर से घटाया जाता है। तो भिन्न x/y था, हर से घटा लिया गया तो भिन्न का मान 1/4 हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो y - 1 होगा। ये आएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x - y बराबर -1, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हमें समीकरण 1 व 2 दोनों को हल करना है, तो हम आ जाएंगे, इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो आपका मिल जाएगा 3x - y बराबर हमारा -3 था, ये एक समीकरण था। अब दोनों को हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो माइनस, चिन्ह बदलेंगे प्लस, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। यानी 2 में से हमने क्या किया, 1 को घटा दिया। तो अब हमें क्या मिला, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4x में से 3x घटा तो 1x आया। ये 3 प्लस में से 1 घट गया तो 2 आ गया। 3 में से 1 घटा दिए तो 2 मिला। तो x का मान, आगे हम आ जाएंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण हमारा है 3x - y बराबर -3, तो 3 × x - 2 -y बराबर -3 हो गया। अब आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जाएगा तो प्लस बना देगा, और -3 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। यहाँ बड़ा 3 दूनी 6, और ये आ गया तो +3 हो गया। तो y बराबर हमें 6 3 9 मिल गया। इसलिए भिन्न बराबर क्या मिलेगा, अब वह आंसर हम देखेंगे। तो हमें भिन्न मिल जाएगा x/y। तो आगे आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर, तो हमारा आंसर बन जाएगा इसलिए भिन्न बराबर। तो भिन्न x/y था, x का मान हमने पाया है 2 और y का मान हमने पाया है 9, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर इसको हम चेक करना चाहें कि ये सवाल सही है कि गलत, तो कैसे हल करेंगे वह देखेंगे। उसने कहा था कि अगर हम अंश में एक जोड़ देंगे तो ये 3 बन जाएगा, नीचे 9 रहेगा। 3 × 3 = 9, भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, इसका मतलब सही है। और कह रहा है हर में एक जोड़ देंगे तो 2/9, नीचे दिया सारी 1 घटा देंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, काट देंगे 2 × 1 = 2 × 4 = 8, 1/4 हो जाता है, और 1/4 कहा था, इसका मतलब ये सही है। यानी जो सवाल लगाया गया है वह आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3 का अथवा। आगे हम देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया गया है कि कह रहा है चौथे में कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5
3 प्लस करणी में 3 मीटर है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ क्या मिला, उसने कहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर। मान लीजिए मंदिर हो गया और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ए बी आपका मंदिर है। फिर क्या कहा कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, तो ये सड़क हो गई। अब दूसरी ओर आपका करा बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अगर उन्नयन कोण बना है ऊपर से तो ऊपर जाएगा तभी उन्नयन बनता है। इसका मतलब ये कोण, यहाँ से सीधी रेखा और ऊपर मिला दिए तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये कोण उसने कहा 30 अंश है। तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण, यहाँ से अगर हम भवन का पाद मिलाएंगे तो यहाँ का उन्नमन कोण, ये कोण दिया है 45 अंश। तो ये का अंतर कोण से हमारा 45 अंश बन जाएगा। करा सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, ये पूरा भवन है, इसकी ऊंचाई आप h मानेंगे। अब नीचे वाली दूरी 15 है तो ये वाली जो दूरी बनेगी वह h माइनस 15 हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी है। तो सी डी हम भवन मानेंगे, ई एक बिंदु मान लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें कि माना ए बी 15 मीटर ऊंचा मंदिर है, जिसके आधार ए से x मीटर दूर स्थित बिंदु सी पर करा h मीटर ऊंचा सी डी भवन है। बी से भवन के शिखर डी का उन्नयन कोण 30 अंश, बी से भवन के आधार सी का उन्नयन कोण 45 अंश है। इतना लिखने के बाद तब हम आएंगे हल में क्या मिलेगा। सबसे पहले हम आ जाएंगे नीचे वाले त्रिभुज में। तो नीचे वाले त्रिभुज में ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan 45। तो tan 45 बराबर इसके सामने की भुजा लंब माने ए बी बटे आधार मीन्स ए सी। लंब का मान 15, ए सी का मान हमने x माना है। tan 45 का मान 1, तो 15 बटे x, तिर्यक हमने गुणा कर दिया तो x बराबर 15 मीटर बन गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज बी ई डी। आगे हम लिखेंगे कि अब त्रिभुज बी ई डी में इसके आगे हमारा मिलेगा कि त्रिभुज बी ई डी में, तो हम पा जाएंगे ऊपर वाले में tan 30 लगाएंगे तो लंब ये बन जाएगा। तो हमारा बनेगा tan 30 डिग्री बराबर लंब माने डी ई और बटे आधार माने बी ई। तो बी ई, जो बी ई वाली दूरी है वह ए सी के बराबर है। तो ये बनेगा डी ई बटे ए सी। तो डी ई का मान h माइनस 15 लिखेंगे, तो यहाँ हम रख देंगे h माइनस 15, नीचे ए सी और ए सी का मान हमने x माना है और x का मान हमें मिला हुआ है 15। tan 30 का मान 1/करणी में 3 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे 15 बराबर करणी में 3 h होगा और माइनस 15 करणी में 3 हो जाएगा। अब ये आएगा तो माइनस है प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारा करणी में 3 h बराबर 15 प्लस 15 करणी में 3। दोनों में से हमने 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस करणी में 3 और ये बराबर करणी में 3 h हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे तो हमें क्या मिलता है अब उसको देखते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, करणी में 3 का भाग दे देंगे, h बराबर 15 करणी में 3 प्लस 1, यानी करणी में 3 हमने पहले लिख दिया, बटे हमारा करणी में 3 हो गया। अब हम करणी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 15 करणी में 3 गुणे करणी में 3 3 और 1 में गुणा करेंगे तो करणी में 3 और नीचे 3 हो गया, 3 पचे 15 आ गया, यानी आंसर मिला 5 बाहर, 3 प्लस करणी में 3 और ये h बराबर हो गया और यही हमारा आंसर बन गया।
चूँकि यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 3, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम आएंगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो हमारा क्या दिया है 4 का अथवा। तो 4 के अथवा में क्या कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है। ये भवन हो गया, इसके शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्तंभ माने खंभा, यानी ये खंभा हो गया, बड़ा है तभी उन्नयन कोण बनाएगा। ये कह रहा भवन के शीर्ष ए बी भवन हो गया, और कह रहा शीर्ष एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मतलब यहाँ से सीधी रेखा ये कोण हमारा 60 अंश हो गया। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण यहाँ से मिला देंगे तो ये पाद बन जाएगा, और ये हमारा 45 अंश दे दिया गया है। तो ये भी हमारा 45 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर, ये पूरा स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर दिया गया है। अब पूछ क्या रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन ये है जिसकी ऊंचाई आपको निकालना है और इसी का मान ये आना चाहिए। तो इसको हम यक्स मान लेंगे, ए बी सी डी ई। तो इसमें भी हम आएंगे वही लिखेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंचा भवन है, जिसके आधार ए से एक्स मीटर दूर स्थित एक सी डी 40 मीटर ऊंचा स्तंभ है। बी से डी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा बी से सी का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब उसके बाद लिखने के बाद हम आएंगे लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, हम पहले इस नीचे वाले में आ जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो हमें मिलेगा tan 45, ये बराबर हो जाएगा इसके सामने की भुजा लंब ए बी और बटे आधार ए सी। लंब का मान हमने यच माना है, आधार का यक्स, tan 45 का मान 1 होता है। तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स बराबर यच बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब आगे आ जाएंगे तो हम ले लेंगे अब ये ऊपर वाला त्रिभुज, लेकिन हमें उसके पहले पूरी दूरी 40 है, नीचे वाली दूरी घटा देंगे एच, तो ये दूरी 40 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी ई। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज में आएंगे बी ई डी में। अब त्रिभुज बी ई डी में हम लगाएंगे tan 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 बराबर ये कोण है इसके सामने की भुजा लंब होगी डी ई और बटे आधार माने बी ई। तो डी ई का मान 40 माइनस एच और बी ई का मान जो है वह ए सी के बराबर है, तो ए सी हो जाएगा। तो 40 माइनस एच, ए सी का मान x है तो x लिख देंगे, और tan 60 का मान कड़ी में 3 हो गया। अब चूंकि x बराबर h है तो यहाँ h हो जाएगा, 40 माइनस एच बटे एच करणी में 3 हो गया। ये कहाँ से हमने मान रखा, हमने रखा समीकरण 1 से। तो आगे आ जाएंगे तो हमें तिर्यक गुणा करेंगे, करणी में 3h बराबर 40 माइनस एच हो जाएगा, ये h आएगा प्लस बनाएगा, तो करणी में 3h प्लस एच बराबर 40, एच कामन, करणी में 3 प्लस 1 बराबर 40, इसका भाग हो जाएगा तो एच बराबर 40 बटे करणी में 3 प्लस 1, संयुग्मी से गुणा तो करणी में 3 माइनस 1 और करणी में 3 माइनस 1 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब हमारा काम यहाँ आ जाएंगे तो हम ले लेंगे, अब इसको ऊपर हमें मिल गया है 40 ब्रैकेट में करणी में 3 माइनस 1, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने करणी में 3 का स्क्वायर 3 और बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 40 करणी में 3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 घटाएंगे 2 का भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा, बाकी करणी में 3 माइनस 1 होगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा।
20 कर्णिम 3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4 का अथवा। एक प्रश्न और है, प्रश्न संख्या 5। तो 5 में क्या दिया गया है, जिसमें पहला, चूंकि दोनों में से एक ही करना होता है, या तो ये कीजिए अथवा अगला वाला, लेकिन अगला स्टार लगा हुआ है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो हम आ जाएंगे, कह रहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है, माने एक शंकु बना हुआ है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कह रहा एक ठोस है, नीचे आधा गोला है, और इसी के ऊपर शंकु बना हुआ है ये। तो कह रहा एक ठोस एक शंकु के आकार का है, ऊपर शंकु है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, नीचे आधा गोला है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहला नंबर तो हम आ जाएंगे, दोनों की त्रिज्या समान है, तो आर दोनों का हो जाएगा। यानी हमारे पास दो चीज़ें यहाँ मिलेंगी, एक हम ले लेंगे हल में एक मिलेगा शंकु और दूसरा मिलेगा अर्धगोला। तो जो शंकु की त्रिज्या है वो आर, यानी, और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो भी आर हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है कि अब इसकी ऊंचाई जो होगी वो अलग होगी, तिर्यक ऊंचाई अलग होगी। तो उसने क्या दिया ये हमें देखना है। कह रहा यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो इसका हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे, वक्रपृष्ठ, तो आधा गोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है तथा शंकु का वक्रपृष्ठ, इसका हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे, वक्रपृष्ठ, तो ये सूत्र होता है पाई आर एल। कह रहा है समान है, अब दोनों को बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद हमें त्रिज्या और ऊंचाई, बराबर करने के बाद हमें त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है, फिर आगे हल करेंगे। तो पहले तो हम बराबर करेंगे, तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ बन जाएगा हमारा प्रश्नानुसार, यानी शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल है और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर है। चूँकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं इसलिए आर आर दोनों में रहेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर को कैंसिल करेंगे, एक आर बच जाएगा, तो यल बराबर 2 आर मिल जाएगा। यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो हमारा सूत्र शंकु के लिए, यानी शंकु में जो यल होता है ये बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यल के स्थान पर 2r, और ये बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो 2 दूनी 4 आर स्क्वायर होगा, ये कैंडी से बाहर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आके घट जाएगा, तो एक आर स्क्वायर घटा देंगे, एच स्क्वायर बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पा जाएंगे, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा घट के 3 आर स्क्वायर। अब उसने कहा त्रिज्या पहले होगी ऊंचाई बाद में, तो यानी एच स्क्वायर का भाग दे देंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी बन जाएगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर होगा 1/3। अब अगर आगे आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें कि आर बटे एच यानी वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल करनी में 3, तो हमारा आंसर बनेगा आर अनुपाते एच बराबर 1 अनुपाते करनी में 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1 अनुपाते करनी में 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हमारा देखें तो इसमें भी हमारा स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष परीक्षा में नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको यहाँ पर एक दूसरा वीडियो दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके इसके पीछे के अनसाल्व पेपर को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।